दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी किस देश के पास है? अब इस सवाल का जवाब कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे उस आर्मी के पास कितने सैनिक हैं, कितने आधुनिक हथियार हैं। एक बात ये भी देखी जाएगी कि उस आर्मी ने कितने सक्सेसफुल मिशंस किए हैं, कितने युद्ध जीते हैं। इन सब पैमानों के हिसाब से दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी यूएस की बताई जाती है, फिर रूस का नंबर आता है, चीन का, फिर हिंदुस्तान का। इन सभी देशों में नागरिकों के पास चॉइस है कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। पर एक देश है जिसकी आर्मी भले ही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 15वें 17वें नंबर पर रहे, पर वो चर्चा में बहुत बनी रहती है। उस देश में आर्मी ज्वाइन करना चॉइस नहीं होती, हर नागरिक को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है। अब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस या कॉन्स्क्रिप्शन या ड्राफ्ट वाले हैं तो कई देश, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम इसराइल की बात कर रहे हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स, जिससे शॉर्ट में आईडीएफ कहा जाता है, खुद को दुनिया की सबसे नैतिक फोर्स बताती है, मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड। इजरायली नेता अक्सर ये लाइन बोलते भी हैं। अब ये बात और है कि पशुता का जवाब पशुता से देने के नाम पर इजरायली आर्मी ने भी गाजा में कितनी ही हदों को पार किया। आईडीएफ पर नरसंहार का इल्ज़ाम है, मानवाधिकार उल्लंघन का इल्ज़ाम है। ऐसी रिपोर्ट्स तक हैं कि आईडीएफ ने बच्चों को तक पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। इसलिए उसकी मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड वाली छवि को पूरी दुनिया में चैलेंज किया जा रहा है। जहां सरकारें चैलेंज नहीं कर रही, वहां नागरिक कर रहे हैं। लेकिन इसराइल के अंदर आईडीएफ की इज्जत में कोई कमी बेशी नहीं आई है, बल्कि 2023 की जंग के बाद उसके लिए समर्थन देश में बढ़ा है। इजरायली अखबारों के सर्वे से ये बात पता भी चलती है। लेकिन 30 अक्टूबर को जेरूसलम में जो हुआ, उससे इजरायली फौज के साथ साथ इजरायली सरकार के भी सिर में दर्द हो सकता है। इस दिन लगभग 2 लाख लोग जेरूसलम की सड़कों पर निकले, इजरायली सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शन के पोस्टर पर लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द जूस, प्लीज सेव ऑल द जूस फ्रॉम द इमॉडेस्ट एंड प्रोमिस्कस आर्मी, यानी ईश्वर सभी यहूदियों को इस निर्लज और अनैतिक फौज से बचाएं। ऐसा करने वाले अरब होते या फिर 2-4 कुछ होते जो यहूदी होते तो समझ आता, नेतन्याहू ने वामपंथ का एजेंडा बताकर आसानी से खारिज कर डालते। लेकिन 2 समस्या थी। एक तो हजारों लाखों में इनकी संख्या थी, ऊपर से आईडीएफ को ऐसी बातें कहने वाले ये लोग पक्के मजहबी थे, पक्के यहूदी, ऑर्थोडॉक्स जूस, यहूदी धर्म के कट्टरपंथी अनुयायी। ये मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, तोरा और तालमुद के नियम के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद है हरेदी यहूदियों की। 30 तारीख को इस लोग सड़कों पर मांग कर रहे थे कि आईडीएफ में कॉन्स्क्रिप्शन बंद किया जाए, ये नियम ठीक नहीं है, इससे हम जैसे मजहबी यहूदियों के लिए हटा दिया जाए। हमारा काम तोरा पढ़ना और ईश्वर से प्रार्थना करना है, हम जंग के मैदान में नहीं लड़ सकते। राजदूत के दर्शक जानती हैं कि इजराइल में हर नागरिक को आईडीएफ में शामिल होना पड़ता है, कोई छूट इसमें नहीं है अनलेस कोई मेडिकल इशू हो। 18 साल के होते ही लड़कों को 32 महीने और लड़कियों को 24 महीने फौज को देने होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई में भेजा जाता है, फिर टाइम पूरा होने के बाद आप सिविलियन लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन रिजर्व फौज में नाम जोड़ लिया जाता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है। इसलिए इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पूरा का पूरा देश ही आर्मी है, आर्मी का एक तरह से हिस्सा है। बहरहाल ये कंपल्शन तो सबके लिए था, लेकिन एक लंबे अरसे तक ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को इससे छूट दी गई थी। जो लोग जिंदगी भर सिर्फ मजहब की तालीम लेते, उन्हें छूट मिल गई कि आप यही करें, सेना में आने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर इस नियम के खिलाफ आम नागरिकों का विरोध बढ़ा, बात कोर्ट तक चली गई। 2024 में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी को खास छूट नहीं दी जा सकती, सबको आर्मी में सेवा देनी होगी। इसके बाद भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी, खासतौर पर हरेदी यहूदी, फौज में जाने से इनकार करते रहे। इसके बदले आईडीएफ ने हरेदी यहूदियों की गिरफ्तारी शुरू की, उन्हें सेना की सेल में रखा गया, मिलिट्री कोर्ट में उन पर केस चले और इससे विवाद भड़क ही गया। नतीजा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इजराइल में ही यहूदी ही लोग हैं और इजराइल की फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि हरेदी यहूदी कौन है, ये लोग फौज में शामिल क्यों नहीं होना चाहते और इसका क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अठारहवीं सदी की शुरुआत में ज़ायनिस्ट आंदोलन फला फूला, है ना। कुछ आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं आईडीएफ का। इसके साथ ही यहूदियों को फिलिस्तीन की ज़मीन पर भेजा भी जाने लगा। अभी ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत जो थी, इस ज़मीन पर राज कर रही थी। ये मैंडेट सिस्टम आने से पहले की बात है।
उन्होंने यहूदियों की एंट्री या उनके ज़मीन खरीदने पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि दुनिया के कोने कोने से परेशान यहूदियों को पनाह दी। शुरुआत में यहूदी मोटी रकम देकर फिलिस्तीनियों से ज़मीन खरीदते, फिर एक समय के बाद ज़मीन कब्जाने की घटनाएं जब बढ़ने लगी, डेमोग्राफी बदलने लगी फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीनियों से झड़पें होने लगी यहूदियों की। इसलिए यहूदियों ने अपने समुदायों की रक्षा के लिए, अपनी जो कम्युनिटीज़, उनके गांव, उनके कस्बे थे, उनकी रक्षा के लिए कुछ गुट बनाने शुरू कर दिए। हथियारबंद मिलिशिया थे। 1909 में यहूदियों ने हाशोमेर नाम का संगठन बनाया। इसके मायने होते हैं सुरक्षा करने वाला, अंग्रेजी में कहें तो द गार्ड। इससे यहूदियों का पहला सुरक्षा संगठन कहा गया। इसमें शामिल नौजवान गांव-गांव घोड़ों पर गश्त करते और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते। 1913 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उस्मानिया सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और अंततः हार ही गई, इसके बाद अंग्रेज़ों ने बाकायदा प्लान के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन की ज़मीन पर बसाना शुरू किया। अब लड़ लड़ के अंग्रेज़ भी कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अरबों से अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने गुटों को आप खुद मजबूत कीजिए, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। इसलिए 1920 में हगाना नाम का संगठन बना। अरबों के हमलों से रक्षा करता, ये नौजवानों को हथियार चलाना सिखाता, हाशोमेर की तरह ही काम करता। 1931 में इस संगठन में मतभेद हुआ। कुछ कट्टर सदस्यों ने अलग होकर इरगुन नाम का संगठन बनाया। इसमें गुंडे और बदमाश किस्म के लोग ज़्यादा थे। वैसे हगाना में भी इस तरह के लोगों की बहुलता थी ही, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मजहबी तौर पर कट्टर थे, लेकिन इरगुन इससे आगे की ही चीज़ थी। अब 1936 में अरबों ने विद्रोह किया, कहा कि आप हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते। इन अरबों से लड़ने में हगाना ने अगुवाई की, जो बाकी मिलिशिया गुट्स थे उनकी। ब्रिटेन ने 1936 में हगाना को हथियार सप्लाई किए। 1940 में अरबों के दबाव में कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने यहूदियों की इमिग्रेशन को रोका भी, कुछ वक्त के लिए बैन लगाया, जिसके जवाब में हगाना ने अलिया बेत नाम का ऑपरेशन शुरू किया। इसमें क्या होता था, इसमें गुप्त रूप से हगाना के जवान यहूदियों को लाकर फिलिस्तीन में बसाते थे। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजी फौज के साथ कंधा मिलाकर लड़ाइयाँ भी लड़ी। बेहतर प्रशिक्षण उनको मिल गया। जो लोग युद्ध से बचकर लौटे, उन्होंने और लोगों को तैयार किया। ये सभी लोग हगाना में शामिल हुए। अब हगाना, जैसे हमने पहले भी बताया, एक बड़ा गुट था। उसके अलावा भी कई छोटे छोटे गुट इजराइल में चल रहे थे। मई 1948 में जब इजराइल बना, ब्रिटेन के जाने के बाद, और अरबों का हमला हुआ, जो सारे अरब मुल्क आसपास के थे, तो इन सभी गुटों ने मिलकर यहूदी बस्तियों की रक्षा की। डेविड बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने इजराइल के, और उन्होंने IDF का गठन किया। दूसरे विश्व युद्ध में हथियारों का मास प्रोडक्शन हुआ था, आप जानते हैं, लेकिन लड़ाई जब खत्म हो गई 45 में, तो उनकी ज़रूरत अचानक खत्म हो गई, तो उनका दाम धड़ाम हो गया था। तो यहूदी नेताओं ने यह हथियार कई मुल्कों से बड़े सस्ते दाम में खरीदे और IDF को दिए, और इस तरह अपनी स्थापना से ही IDF एक मजबूत फौज बनी रही। अब इजराइल जानता था कि 1948 में जो हमला हुआ है, पहला था, वो आखिरी नहीं था। बेन गुरियन जानते थे कि यूरोप या अमेरिका में शुभचिंतक उनके हैं, लेकिन लड़ना तो उन्हें खुद ही पड़ेगा। चूंकि आबादी इतनी थी नहीं कि एक वॉलंटियर फोर्स के लिए लोग मिल जाएं, इसलिए 1949 में डिफेंस सर्विस लॉ पास किया गया, जिसके बाद सभी नागरिकों का आर्मी में शामिल होना कंपलसरी कर दिया गया। 1959 और 1986 में इस कानून को और मजबूत किया गया। फौज में जुड़ने के फायदे शामिल किए गए। अब जब ये सब हो रहा था, शुरुआत से ही हरेदी समुदाय को ये छूट थी कि आप चाहें तो फौज में शामिल हों। जो यहूदी येशिवा में पढ़ते हैं, उन्हें विशेष रूप से छूट मिलती। येशिवा को आप यहूदियों का मदरसा समझिए, जहाँ धर्म की पढ़ाई होती है, तोरा तलमूद पढ़ाई जाती है। यहीं से पढ़े लोग आगे जाकर यहूदी पादरी, धर्मगुरु बनते हैं। बेन गुरियन ने इन लोगों को छूट देते हुए कहा कि जितनी ज़रूरत देश को गोले और बारूद की है, उतनी ही प्रार्थना की भी है। शुरू में येशिवा में पढ़ने वालों की संख्या कम थी, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या लाखों में हो गई और यहीं से विवाद की वजह पैदा हुई। एक समस्या ये भी आई कि जो लोग सेना में शामिल नहीं होना चाहते थे, मक्कारी, वो लोग भी येशिवा में पढ़ने चले जाते, ढोंग करते। इसलिए सरकार ने इन्हें सेना में शामिल होने को कहा कि आप इस तरह बच नहीं सकते। मामला कोर्ट में चला गया और जैसा हमने बताया, 2024 में खुद इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती। आप पूछ सकते हैं कि हरीदी यहूदी और जो बाकी कट्टर धार्मिक यहूदी हैं, वो फौज में शामिल होना क्यों नहीं चाहते। 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है, हरीदी लोगों के लिए धर्म सबसे ऊपर है। वो मानते हैं कि तोरा पढ़ना ही इजराइल की असली सेवा, असली सुरक्षा है। अगर धर्म अध्ययन रुका तो ईश्वर का जो संरक्षण है इजराइल को कथित, वो बंद हो जाएगा। दूसरी वजह IDF का कमोबेश सेकुलर माहौल है। सेकुलर होने के साथ साथ वहाँ लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। हरीदी इस माहौल से दूर रहना चाहते हैं। मर्द और औरत में पर्दा मानते हैं, जैसा अमूमन कई धार्मिक रूढ़िवादी मानते हैं। ये लोग टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट यानी टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं।
सख्त धार्मिक ड्रेस कोड का पालन करते हैं। अब ये माहौल इन्हें आईडीएफ में मिल नहीं पाता, इसलिए वो फौज में नहीं जाना चाहते। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि अगर वो कुछ बरस भी सेना में चले जाएं तो उन्हें पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ेगी, जो धार्मिक पढ़ाई है। ये भी चल जाएगा, लेकिन इजराइल में कहा जाता है वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। सेना में सेवा देने के बाद आपको रिजर्व में शामिल किया जाता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर बुला सकते हैं। इसलिए भी ये लोग फौज में शामिल नहीं होते एक भी बार। अच्छा, एक और बात, ये लोग आईडीएफ का विरोध मानवाधिकार उल्लंघन के लिए नहीं करते। हमने जो बात शुरू में बताई कि प्रदर्शन में आईडीएफ को अनैतिक आर्मी कहा गया, वो विरोध गजा वॉर में किए नरसंहार की वजह से नहीं था, हरेदी लोगों को जबरन आर्मी में भर्ती करवाने के लिए था। अब आप पूछ सकते हैं कि जब एक जू रिलीजन के आधार पर ही वहाँ पूरा एक जूविश स्टेट बना है, तो इजराइल की सरकार ने इस विवाद को हैंडल कैसे किया? सरकार ने इस समस्या का हल खोजने के लिए 1999 में नेत्जा यहूदा बटालियन बनाई। ये बटालियन स्पेशली ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के लिए ही बनाया गया। इसमें पुरुषों के लिए अलग रहने की व्यवस्था की जाती है, उनको प्रेयर रूम दिया जाता है जहाँ वो तोरा का अध्ययन करते हैं, अलग स्पेस दिया जाता है ताकि वो अपने धार्मिक नियमों का पालन कर सकें और उसके आड़े सेना का अनुशासन न आ जाए। उनसे महिलाओं की मौजूदगी को भी अलग रखा जाता है, वो पर्दे में मानते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये सहज नहीं है महिलाओं के साथ में, यहूदी धर्म के खिलाफ मानते हैं। अब सरकार ने जब ये व्यवस्था कर ही दी है तो इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे हो गया? हमने आपको पहले भी बताया, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हरेदी यहूदियों के लिए भी सेना में शामिल होना लाजिमी हो गया। लाजमी होना हमने इसलिए कहा क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं मेडिकल इमरजेंसी और बीमारियों के मामले में। इसके बाद सेना का क्रैकडाउन शुरू हुआ कि जो ज़बरदस्ती या बहाने से नहीं आना चाह रहा है उसको लाया जाएगा। जो हरेदी यहूदी सेना में शामिल नहीं भी होना चाहते थे उन्हें सेना जबरन ले आती, उनकी गिरफ्तारियां होती रेजिस्ट करने पर। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 870 ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की गिरफ्तारी हुई है, जिससे लोग वो नाराज़ हो गए और इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन आयोजित हो गया। एक और पॉइंट है, इजराइल की मौजूदा राजनीति भी इसमें प्ले कर रही है। इस समय नेतन्याहू सरकार चला रहे हैं, ये इजराइल के इतिहास की सबसे राइट विंग सरकार है। बेन ग्विर और बेंजाइल स्मोट्रिच जैसे कट्टर नेता इस सरकार का हिस्सा हैं, या यूं कह दें कि इन्हीं के सहारे नेतन्याहू की सरकार चल रही है ना, क्योंकि वरना ये जाएंगे तो अल्पमत में आ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस धड़े की तरफ से प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे समर्थन का ऐलान नहीं हुआ है। अभी बेन ग्विर जैसे नेता सधी हुई ऐलान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को अपनी इच्छा से फौज में शामिल होना चाहिए, लेकिन किसी पर सरकार को दबाव नहीं डालना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को सेना में शामिल करना गलत है। ये भी कह रहे हैं कि एक समझौता करने की ज़रूरत है ताकि कोई दुखी ना हो। हरेदी यहूदी और जो दीगर ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उनके सबसे ज़्यादा वोट बेन ग्विर और स्मोट्रिच जैसे नेताओं को ही जाते हैं, इसलिए वो सोच सोच के बोल रहे हैं। यही नेता मसीहा वाली बात को भी हवा देते हैं, अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि हम मसीहा के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। इन भाषणों पर सबसे ज़्यादा ताली भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी बजाते हैं। अब सीन यह है कि इजराइल का जो सेंटर या सेंटर लेफ्ट वाला एक जो बड़ा धड़ा है वो इसे हकीकत नहीं मानता कि मसीहा आएगा। रियलिस्टिक लोग हैं, वो कहते हैं कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए सेना में कंपलसरी सर्विस का जो नियम बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए, कोई मसीहा नहीं आने वाला। खैर, आप टॉपिक पर वापस आइए हमारे साथ। जो प्रोटेस्ट 30 अक्टूबर को हुए उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। सरकार ने कहा कि बैठकर बातचीत से मामला अब सुलझाया जाएगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आने वाले दिनों में आएगा वो आपको राजदूत में ही मिलता रहेगा। जाते जाते एक सुर्खी आपको बता देते हैं, ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने की घोषणा की। हमने आपको एक रोज़ पहले भी बताया था, लगभग 25-30 साल से रुका हुआ था। नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी परमाणु संपन्न देश ने बीते 25 सालों में परमाणु बम की टेस्टिंग नहीं की है। अब ट्रंप की इस घोषणा की निंदा हो रही है। रूस, जापान, चीन जैसे कई देश निंदा कर ही चुके हैं, ईरान भी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने पहले अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। अब परमाणु हथियारों से लैस एक बुली देश ने एटॉमिक वेपन्स की टेस्टिंग को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यही बुली देश ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को बदनाम करता रहा है और हमारे सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर हमले करने की धमकी दे रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। अराक्ची ने परमाणु हथियारों के प्रसार के लिए अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप ने इस तरह की घोषणा की ही क्यों? दरअसल मामला अमेरिका और ईरान का न होकर अमेरिका, रूस और चीन का। पिछले दिनों रूस ने पोसाइडन नाम के न्यूक्लियर पार्ट सुपर टॉर्पीडो यानी पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन की टेस्टिंग की। इस महीने की शुरुआत में रूस ने बुरवेस्टनिक नाम के न्यूक्लियर पार्ट क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया, बताया कि सफल है। फिर सितंबर में चीन ने भी मिलिट्री परेड के दौरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन किया, DF-5C दिखाई, जिसके बारे में कहा गया कि वो
20,000 किलोमीटर तक जा सकती है। उसे ग्लोबल मिसाइल कहा जा रहा है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी आगे। सार्वजनिक रूप से हुए इन प्रदर्शनों के बावजूद यूएन का ये मानना है कि रूस और चीन में से किसी ने भी दशकों से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 1996 की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी के तहत परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिका, चीन और ईरान तीनों ने इस मूल संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अब तक उसे रैटिफाई नहीं किया, जबकि रूस ने 2023 में जो रैटिफिकेशन था उसे वापस ले लिया था। इसी के साथ राजदूत समाप्त होता है। इसे साजिद और रवि सुमन ने मिलकर लिखा था और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबर गांव।